Okay, next we discuss nucleus in nucleus and its properties. Mass defect. A nucleus has a mass smaller than the sum of masses of nucleons, that is proton and neutrons in that nucleus. The difference in this mass system is mass defect. Mass defect क्या है? मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि एज सच जब न्यूक्लियस हमारे पास फॉर्म होता है तो उसका मास कम होता है एज कंपेयर टू न्यू जो उनके अंदर जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, अगर वो इंडिविजुअली उनका मास देखा जाए व्हेन दे आर नॉट पैक्ड इनटू द न्यूक्लियस, और फिर न्यूक्लियस का मास देखा जाए जिनके अंदर वो फाइनली पैक हो गए हैं और न्यूक्लियस बन गया है, तो दोनों मास में डिफरेंस है. ठीक है, दैट डिफरेंस इज टर्म्ड एज मास डिफेक्ट. ठीक है, फाइनल न्यूक्लियस का मास कम, जो उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स जिन्होंने उस न्यूक्लियस को बनाया उनके इंडिविजुअल मासेस सम अप करेंगे तो वो मास ज्यादा, उस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं. And when multiplied by c square, when that mass defect is converted into energy by Einstein's mass energy relation mc square, E is equal to mc square, then that energy is termed as binding energy. Indirectly, binding energy is the energy needed to disrupt a nucleus into its constituent nucleons. ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, अगर उस न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करके ब्रेकअप करके उन न्यूक्लियस को सेपरेट कर दिया जाए सारों को, तो उस पर्टिकुलर जितनी एनर्जी चाहिए इस पर्पस के लिए उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स. अब इसका रिलेशन मास डिफेक्ट हमारे पास कैसे बना? सबसे पहले मास डिफेक्ट बना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू z प्लस a माइनस z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के सम का मासेस, सम ऑफ मासेस आ गया. उसके बाद जो न्यूक्लियस फॉर्म हो गया तो उसका मास हमने mn ले लिया. दिस इज मास डिफेक्ट. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से तो हमारे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी. ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी फर्दर हम एटॉमिक मासेस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का मास था. अगर हम उसके बजाय एटॉमिक मासेस ले लें, एक्स एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, उसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है, वो हम ले लें इनटू z प्लस a माइनस z, m न्यूट्रॉन वो वही रहेगा, और एटॉमिक मास न्यूक्लियस की बजाय एटॉमिक मास ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इनटू c स्क्वायर, वो भी हमें जो है वो बाइंडिंग एनर्जी ही देगा. ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंट ही हैं. इसको हम इनटू c स्क्वायर करके या 931 से मल्टीप्लाई करके निकाल लें या एटॉमिक मासेस दिए हो तो इस तरह से निकाल लें, आंसर हमारा सेम ही आएगा. ठीक है, ये कैसे बना? इट्स वेरी इजी. आप इसमें me इलेक्ट्रॉन मास और इसमें me इलेक्ट्रॉन मास, आप क्योंकि यहाँ पे z था, यहाँ पे भी z हम पिक्चर में आएगा हमारे पास, ठीक है ना, तो वो वाला मास इसमें भी ऐड कर दो. अगर उसके अंदर z इलेक्ट्रॉन्स हैं तो z टाइम इलेक्ट्रॉनिक मास इधर भी और इधर भी, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी क्योंकि बीच में माइनस है. तो बट ये सारी कॉम्पोजिशन आपके पास मैं आपको एक बार एक्सप्लेन ही कर देता हूँ ये चीज को कि हम इस रिलेशन पे कैसे पहुंचे. ठीक है, आई होप यू हैव कॉपीड दिस पार्ट. यू सी, हम इस रिलेशन पे ये वाले पे कैसे पहुंचे, इसी रिलेशन को मैं रीराइट कर रहा हूं. ठीक है, लेट मी रीराइट दिस रिलेशन एज डेल्टा m इज इक्वल टू z टाइम्स mp प्लस मैंने ऐड कर दिया m इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आगे मैंने वही लिख दिया प्लस a माइनस z mn, ये मेरी एक ब्रैकेट बन गई. ठीक है, उसके बाद माइनस m फॉर द न्यूक्लियस प्लस z टाइम्स m इलेक्ट्रॉन. ये उस पर्टिकुलर एटम का न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन का पूरा मास आ गया, पूरे मास ऑफ द एटम आ गया. ठीक है, इनटू इसको अब हमने क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी बनाना है. ठीक है, इसको z टाइम्स इसको लिख देंगे m हाइड्रोजन एटम, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का मास बन जाता है, प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन जितने भी वहां पे हैं उस एलिमेंट के अंदर. ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट बन गई माइनस मास ma, इसको मैं मास ma कह रहा हूं. ये मेरा कंप्लीट मास डिफेक्ट बन गया. अब इसको जब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एटॉमिक मासेस की टर्म में बाइंडिंग एनर्जी आ गई. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी हमें कई बार आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. लॉट ऑफ एग्जांपल्स गिवन, सिर्फ इसमें सब्ट्रैक्ट करके अपने आंसर्स ही निकालने हैं, नथिंग न्यू इज देयर. ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी
इन इटसेल्फ जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक और क्राइटेरिया बड़ा हेल्पफुल है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वो एक यूनिफॉर्म हमारे पास टूल बन जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड करने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट। सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर iron 56 is found to be highest, and that is why that particular element is abundantly found in nature and is most stable, right। इसी तरह से हमारे पास और भी कई न्यूक्लिया हैं, कईयों की बाइंडिंग एनर्जी कम है जो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैं, और कईयों की हमारे पास ज्यादा है, कईयों की और मतलब कम है। हाईएस्ट तो इसी की है, हायर एटॉमिक नंबर साइड पे और लोअर एटॉमिक नंबर साइड पे रिलेटिव टू 56। मतलब एक रफ क्राइटेरिया बनाया गया कि 30 से लेकर 170 के बीच में जितने आपके पास हैं न्यूक्लियॉन, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इससे नीचे 30 से नीचे और 170 से ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ठीक है। यही टेंडेंसी है, यही कारण है कि हमारे पास जो 170 से ग्रेटर हैं वो जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि दे शुड डिसइंटीग्रेट and break down into smaller atomic numbers, mass numbers, not atomic numbers, mass numbers, so that they can be more stable. Similarly 30 से कम जो mass number पर है वाले न्यूक्लियाई हैं या एटम है, वो हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करेंगे, और अगेन their energy will their binding energy per nucleon will increase and will be more, and those nuclei will the final end products form will be more stable. जब लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, और जब हैवियर न्यूक्लियाई ब्रेक होते हैं इनटू फ्रैगमेंट्स उसको हम फिशन कहते हैं, ठीक है। दोनों अल्टीमेटली उनकी टेंडेंसी यही होती है दैट बोथ ऑफ देम जो प्रोसेसेस हैं वो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं दे आर मोर स्टेबल, दे आर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर ऑफ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो अब ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी के ऊपर ज्यादातर हमारे पास आएंगे, ठीक है। इसी से हम जो है वो अपनी Q वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन भी निकाल सकते हैं इसी लॉजिक से, ठीक है। वो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Q वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Q वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इसी लॉजिक से ही वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद we can take up one or two examples on this particular part. Q value of a nuclear reaction. So the next topic would be Q value of a nuclear reaction. Q value of a nuclear reaction. Now, Q value of a nuclear reaction is defined in two ways. The first definition is we take the sum of, जब भी आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को अगर हम लिख लें और उनमें जो आपके पास रिएक्टेंट के मासेस हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के मासेस हैं उनका डिफरेंस इनटू सी स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास Q वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो वी डिफाइन Q वैल्यू द फॉलोइंग मैनर। द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, the disintegration energy or Q value of a nuclear reaction, of a nuclear reaction is the difference, is the difference between the initial mass energy of reactants and the final
mass energy of the products, right? So मेरे पास हो जाएगी Q वैल्यू as sum of initial masses in a reaction, in a nuclear reaction, sum of initial masses minus sum of final masses, products की जो बनेंगे, multiplied by C square. If these masses are in atomic mass unit, then I'll multiply by 931.5 million electron volt. ठीक है? This is m initial, summation m initial minus summation m final, and if this are in AMU, this is also in AMU, multiplied by 931, कई जगह 931 लेते हैं, कई जगह 931.5 लेते हैं, तो इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा आंसर आता है एज क्यू वैल्यू, राइट? ये जो वैल्यू है मैंने अपनी तरफ से जो अप्रोक्सीमेटली क्लोजेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो हमने लिख दी है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर जो डेटा आपको दिया होगा क्वेश्चंस में एग्जाम में, उसके बेसिस पे आपने ये बना के अपने आंसर लिखना है, ठीक है? ये वाली क्यू वैल्यू है। ऑल्टरनेटिवली Q value can also be defined. Q value can also be defined as final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy जो प्रोडक्ट्स की है माइनस इनिशियल, ये भी एक डेफिनेशन चलती है काइनेटिक एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी भी दे देते ना कई बार। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, अगर एनर्जी की टर्म्स में हमने बात करनी है तो इट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस ये भी डेफिनेशन हमारे पास जो है वो पिक्चर में आती है। काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं या हम उसको कई बार बाइंडिंग एनर्जी भी कह देते हैं, ठीक है? तो ये दोनों ही डेफिनेशंस ट्रू है, ज्यादातर हम यही डेफिनेशन यूज करते हैं, लेकिन कई बार एनर्जी की टर्म्स में अगर बात करनी है तो काइनेटिक एनर्जी कह लो या बाइंडिंग एनर्जी कह लो, क्योंकि वो रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए, और आपके पास आपको पता है डिस्ट्रक्शन हो जाती है कई बार, रेडियो एक्टिविटी जैसे फिनोमेना है कि आपके पास वो अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, तो वो एक तरह से कई बार जो है वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी बात करते हैं कि क्योंकि जब आपके पास डिस्ट्रक्शन होगी तो थिंग्स विल मूव अवे, ठीक है ना? एक एटम जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, वो डिसइंटीग्रेट किया, तो आपके पास जो आप बीच में जो डॉटर न्यूक्लियर बन रहे हैं या कोई अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल बन रहे हैं, दे टेंड टू मूव अवे, तो इसलिए उसको काइनेटिक एनर्जी भी हम कह देते हैं, ठीक है? सो क्यू वैल्यू में ये बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है। अगर एनर्जी की टर्म में बात करना है तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, और तब वो भी आपकी क्यू वैल्यू की जो है वो अपने पास एक डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन मासेस की टर्म में अगर बात करना है तो इनिशियल माइनस फाइनल, अगर एनर्जीज की टर्म में बात करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? यहां पे मैं सीधी सीधी एनर्जी ही दूंगा फिर इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इटसेल्फ, राइट? सो ये मेरे पास आ गया क्यू वैल्यू। अब क्यू वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, अगर तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन की, दैट इंप्लाइज दैट सच अ प्रोसेस कैन ऑटोमेटिकली टेक प्लेस, दैट इज इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बाहर से एनर्जी नहीं चाहिए, अपने आप ही उसकी डिसइंटीग्रेशन या वो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है? So we will discuss here, if Q value is positive, then such a process is termed as exothermic process, and then such a reaction or process is spontaneous. That means it can automatically take place. If Q value turns out to be negative, then it is an endothermic reaction, and then such a reaction is non-spontaneous. बाहर से एनर्जी चाहिए होगी हमें ऐसे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, अपने आप ये रिएक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है, ठीक है? एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड हैज टू बी प्रोवाइडेड, एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड हैज टू बी प्रोवाइडेड, साइड हैज टू बी प्रोवाइडेड,
Okay, now let's take one example to illustrate this whole process of Q वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी जो भी है, इनके साथ जो रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनकी अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट में यूजुअली मासेस ये होते हैं और आपको Q वैल्यू फाइंड करना पूछा जाता है। ठीक है, तो वो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। Okay, take up the first question. Find just a minute. I'm taking up an example. Just compute the binding energy and binding energy per nucleon question. स्टेटमेंट्स पे कई बार फिगर हमें मिस हो जाती है, तो इसलिए मैं वो फिगर जो है वो आपको लिख के दे रहा हूँ। कंप्यूट द बाइंडिंग एनर्जी, कंप्यूट द बाइंडिंग एनर्जी, compute the binding energy and binding energy per nucleon and binding energy per nucleon, इसको हम सिंबॉलिकली बाइंडिंग एनर्जी भी लिख देते हैं, फॉर बेरिलियम, फॉर बेरिलियम 94, for beryllium of mass 9.012 atomic mass units, given mass of proton as 1.008 units, mass of neutron 1.009 atomic mass unit, and use 1 unit atomic mass unit as 931 million electron volt. 1 U stands for 1 atomic mass unit. Atomic mass unit. ठीक है, तो हम रिएक्शन जो है वो हमारे पास सीधा ही है, यहाँ पे हम वो एक्सप्रेशन सीधा यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मास, दिस इज द सॉल्यूशन हियर। मास डिफेक्ट क्या है? मास Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन plus A minus Z times mass of neutron minus M for the nucleus। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट्स में इनटू 930, सॉरी ये मास डिफेक्ट आ गया डेल्टा M। ठीक है, डेल्टा M, ये मेरा पहले मैंने मास डिफेक्ट निकाला है और ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। Z आपको पता है 4 है, मास 1.008 प्लस A minus Z 9 minus 4 9 minus 4 into 1.009। ठीक है जी, ये आ गया 1 माइनस 9.012, ये आपके पास आ गया एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो ये जब डिफरेंस करेंगे यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 0.065, 0.065, ये मेरा मास डिफेक्ट आ रहा है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.065 डेसिमल इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस वैल्यू यू कैन कैलकुलेट, इट टर्न्स आउट टू बी 60.515। यहाँ पे 2 या 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे हमें चलना पड़ेगा, कई बार
देखो जहां जहां मैं बताता हूं उस चीज को भी, जहां जहां जितनी जितनी अगर एटॉमिक मास यूनिट 5 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है तो आपको 5 डेसिमल प्लेसेस की वहां पे लेने हैं। दिस इज 60.515 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो सीधा ही है 60.515 डिवाइडेड बाय जितने न्यूक्लियॉन्स हैं। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं हमारे पास? टोटल न्यूक्लियॉन्स 9, ठीक है ना। जो आपका ए है वो 9 डिनोट करता है और वो आपके पास उससे हम जो है डिवाइड कर लेंगे तो दिस विल बी 6.72 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। ये मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस पार्ट। इसमें सारी टर्म्स आपको पता ही है जो हमने अभी रिसेंटली यूज की है, ठीक है। तो वो आपके पास आंसर है। क्लियरली मास इफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी जो आ रही है आपकी वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तभी हमारे पास बेरिलियम इज मोर स्टेबल, राइट, क्योंकि उसके पास बाइंडिंग एनर्जी उसकी जो है वो कम है, तो एनर्जी रिलीज हुई है तो मोर स्टेबल स्टेट में है। तो बेरिलियम एज अ एटम इज मोर स्टेबल, दैट इज उसका जो न्यूक्लियस है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे वो जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट एज सच, ठीक है ना। वैसे तो न्यूट्रॉन तो फ्री स्टेट में होता ही नहीं, लेकिन एक मतलब हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियॉन्स अकेले इतने स्टेबल नहीं है, जब वो पैक हो जाते हैं न्यूक्लियस में तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई डिस्कशन ऑन द हाउ टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। सो इसी तरह से हम जो है वो डिफरेंट टाइप के एक तरह से ये इनिशियल मासेस हो गए, ये फाइनल मासेस हो गए। तो इस बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी को हम क्यू वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बोथ वेज, कई बार क्यू वैल्यू मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई क्यू वैल्यू पूछ ले तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बाइंडिंग एनर्जी या क्यू वैल्यू एक ही बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इनिशियल मासेस थे, ये फाइनल मासेस है, तो सम ऑफ इनिशियल मासेस माइनस सम ऑफ फाइनल मासेस, दिस इज क्यू वैल्यू। दिस इज मतलब इनटू सी स्क्वायर करने के बाद जब एनर्जी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये सम ऑफ इनिशियल मासेस हो गए, ये सम ऑफ फाइनल मासेस इनटू सी स्क्वायर, वो हमारे पास क्यू वैल्यू आ गई। तो बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू एक तरह से एक ही है, ठीक है ना, बट सिर्फ डिफरेंट वे से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सो ये हमारे पास थ्योरी और लॉजिक था ऑन द पार्ट ऑन योर न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी आपके सिलेबस में से कट हो गया, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर फिनिश्ड विद द मॉडर्न फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। पहले एक्सरेज भी होता था, वो भी निकल गया है सिलेबस से। सीबीएसई में पहले वैसे ही नहीं होता था। रेडियो एक्टिविटी ना तो आपके पास सीबीएसई के सिलेबस में है बोर्ड में, ना ही हमारे पास जो है वो आईएससी बोर्ड में है, ठीक है। हाँ, हम दूसरी वाली की जो लेक्चर्स वाली क्लास है उसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी की डिस्कशन करेंगे, सिंपली नीडेड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, ओके, राइट।